नमस्ते। आज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला मनोरंजन तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपको बहुत प्रकार की शिक्षा भी मिलेगी। इस तरह हो ना, तो ऐसी दुनिया का नाम है। इस तरह कहानियों की दुनिया में हम बहुत प्रकार की सीख लेंगे और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होगा। और पता है बच्चों, ये कहानियां हमारे समय में हमारी नानी माँ और दादी माँ सुनाया करती थी। तो आपको भी कहानियां, तो चलो आओ आपको भी इन कहानियों का आनंद दिलवाते हैं। तो सबसे पहली कहानी की शुरुआत आपकी छाया दीदी करते हैं। चलिए आते हैं पहली कहानी की ओर। एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था और ये जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी इस तक नहीं पहुंच पाती थी। इस घने जंगल में बहुत से जाती है तालाब की ओर। इस तरह जब भी बुढ़िया को अपनी बेटी की याद आती तो वो उससे मिलने चली जाती थी, और जब बेटी अपने ससुराल चली जाती फिर से बुढ़िया अपने घर को आ जाती थी। अब बहुत दिन हो गए थे, बुढ़िया को अपनी बेटी की याद आ रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी के घर चलती हूँ। तो धीरे धीरे वो जंगल के रास्ते जाने लगी और वहां उस जंगल में अचानक एक बाघ आ गया। अचानक बाघ को देख बुढ़िया डर गई, पर बुढ़िया बहुत चतुर थी। उसने अपने डर का पता बाघ को नहीं लगने दिया और मुस्कुराते हुए बोली कि बाघ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी खाने से। मैं तो बहुत कमजोर हूँ और साथ ही साथ मैं मरने भी वाली हूँ, इसलिए तुम मुझे खा लेना। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे अभी खाने में मजा नहीं आएगा। अभी मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और वहां पे खीर पूरी खा के मोटी हो जाऊंगी, तब तुम्हें मुझे खाने में मजा आएगा। तो बाघ मान गया और कहता है कि ठीक है बुढ़िया, अपना वादा निभाना और मेरे पास ही आना। इस तरह जंगल के रास्ते धीरे धीरे बुढ़िया जाने लगी। फिर अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। भेड़िया को देख इस बार बुढ़िया नहीं घबराई, क्योंकि वो बहुत चतुर थी। इस तरह उसने फिर से अपनी चतुराई का परिचय दिया और कहा भेड़िए से कि मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे खाने में अभी मजा नहीं आएगा और तुम्हारी भूख भी शांत नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। अभी मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और वहां पर खीर पूरी खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी, तब मुझे खाने में तुम्हें मजा आएगा। इस तरह भेड़िया भी बुढ़िया की बातों में आ गया और भेड़िया बुढ़िया से कहने लगा कि ठीक है बुढ़िया, तुम जब मोटी हो जाओ तब मेरे पास आना और मुझे धोखा नहीं देना। इस तरह बुढ़िया जंगल के रास्ते जाती हुई तालाब को पार करते हुए अपनी बेटे के पास पहुंच गई और उसे गले लगा के बहुत खुश हुई। इस तरह बेटी अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती और अपनी माँ को अच्छे से रखती। माँ बहुत दिनों तक अपनी बेटी के घर पर आराम करती और व्यंजनों का आनंद लेती थी। और थोड़े दिन बाद बुढ़िया सोचने लगी कि अब मैं कैसे घर जाऊंगी और निराश हो गई। इस तरह अपनी बेटी से उसने कहा कि बेटी, अब मुझे घर पर जाना चाहिए। और बेटी ने निराश हुई माँ को देख कहा कि क्या हुआ माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो बुढ़िया बोली कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जंगल में शेर, बाघ और भेड़िया मिले थे। इस तरह मैं अगर जिंदा रही तो फिर मिलने आऊंगी। इस तरह बुढ़िया की बेटी भी बहुत चतुर थी। उसने एक उपाय सोचा अपनी माँ के लिए और एक बड़ा सा कद्दू लेके आई और उस कद्दू में जगह बनाई और उस कद्दू को अपनी माँ को दिया और उस कद्दू में अपनी माँ को बिठा दिया। इस तरह से उसकी माँ कद्दू के अंदर बैठ गई और कहती है उसकी बेटी अपनी माँ से कि अब माँ, तुम जंगल के रास्ते जाना, तब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा,
इस तरह खुश होके बुढ़िया जंगल के रास्ते चली गई। धीरे 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 अचानक फिर से भेड़िया आ गया सामने, और भेड़िया को देख फिर से बुढ़िया घबरा गई। अब बुढ़िया से पूछने लगा भेड़िया कि अरे तुमने किसी को देखा है, किसी बूढ़ी औरत को देखा है यहाँ पर? तो बुढ़िया अंदर से बोलती है नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। इस तरह भेड़िया उसकी बातों को नहीं मानता है और पीछे पीछे जाने लगता है। अब अचानक बाघ भी आ जाता है। अब तो बुढ़िया को बाहर निकलना ही पड़ता है, और बुढ़िया बाहर निकल के बाघ और भेड़िए से कहती है कि अब देखो मैंने अपना वादा निभाया और मैं वापस से जंगल आ गई तुम्हारे पास। अब तुम ये फैसला करो कि भेड़िए और बाघ में से मुझे कौन खाएगा, कौन ज्यादा खाएगा। ओके, तो इस तरह से बुढ़िया कहने लगी कि अब तुम निर्णय करो। इस तरह से बाघ और दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वो आपस में लड़ने लगे, दुश्मनी करने लगे, और इस तरह लड़ते लड़ते बुढ़िया जल्दी से अपने घर को चली गई। तो देखा बच्चों, थोड़ी सी चतुराई से संकट के समय भी बुढ़िया ने कितना अच्छा संकट की स्थिति का सामना किया। इस तरह हमें भी अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। तो चलो अब हम एक कविता के द्वारा इसे दोहराते हैं। तो आइए बच्चों। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में जीते शेर, लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिसमें चमक उठे तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल। उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमकटू, चल रे मटके टमकटू, चल रे मटके टमकटू। तो कैसी लगी बच्चों आपको टमकटू वाली कविता? इस तरह आपको संकट की स्थिति का सामना करना चाहिए और अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। अब एक और कहानी की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं एक और कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, दो भाइयों की। लेकिन उससे पहले हम एक कविता सुनेंगे। मेरी कविता का नाम है चुन्नू मुन्नू दो थे भाई। चुन्नू मुन्नू दो थे भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू मुन्नू दो थे भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को फिर डांट लगाई। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को फिर डांट लगाई। आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा। झगड़ा अब से कभी न करना, आपस में मिलजुल कर रहना। तो इस कविता से आपको क्या सीख मिली? कि झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और बांट कर खाना खाना चाहिए। तो इस तरह अब हम चुन्नू और मुन्नू की एक और कहानी सुनेंगे। मेरी कहानी का नाम है दो आलसी। एक बार एक राज्य में दो भाई रहते थे। एक का नाम था चुन्नू, दूसरे का नाम था मुन्नू। वो दोनों अपनी माता के साथ रहते थे। लेकिन ये दो भाई बड़े ही कामचोर और आलसी थे। जब भी उन्हें कोई काम बताया जाता, वो जाके सो जाते थे। तो उनके इस स्वभाव के कारण उनकी माँ बड़ा ही परेशान रहती थी। उनको हमेशा ये सोचती रहती थी कि ऐसा वो क्या करे कि दोनों बच्चे मेहनत करने लग जाएं। फिर एक दिन की बात है, चुन्नू और मुन्नू एक दिन पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे।
उसे उठाने की कोशिश नहीं की। तभी वहां से राजा का एक मंत्री गुजर रहा था। चुन्नू ने बोला, राम राम मंत्री जी, क्या एक सहायता करेंगे आप हमारी? मंत्री जी ने बोला, कैसी सहायता? तो चुन्नू ने बोला, मंत्री जी, क्या आप हमारे लिए वो आम उठाकर दे देंगे? मंत्री जी बोले, ये कैसी सहायता हुई? आम तो तुम्हारे पास पड़ा है, थोड़ा सा उठकर उठा लो। तो चुन्नू वापस से बोला कि यही तो परेशानी की बात है कि आम उठाए कौन। ये सुनकर मंत्री जी को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चले गए। चुन्नू और मुन्नू अपने स्वभाव के कारण आम को देखते रहे और वहीं पे सो गए। फिर मंत्री जी चुन्नू और मुन्नू की माँ से मिले और उनको सारी बातें बताई। उनकी माँ ने कहा, मंत्री जी, मुझे सब पता है, ये दोनों मेरे बच्चे बड़े ही आलसी हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वो काम करे, मैं भी बड़ा परेशान रहती हूँ। तब मंत्री जी ने बोला, कोई बात नहीं माता जी, कल इन दोनों को राजमहल भेज देना। फिर दूसरे दिन चुन्नू और मुन्नू राजमहल की ओर जाते हैं। वहां राजा से मिलते हैं। राजा चुन्नू और मुन्नू को कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कार्य है। तुम्हें राजमहल के एक क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। वहां पे काफी कीमती सामान रखा हुआ है, तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन से चुन्नू और मुन्नू पहरेदारी के लिए चले जाते हैं और वहां दरवाजे पर पहरेदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सबको पता है ना, चुन्नू और मुन्नू कैसे थे स्वभाव में? आलसी थे। तो इसी आलस के वजह से उनको नींद आ जाती है और वो पहरेदारी करने की जगह वहीं पे सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो पता है क्या होता है? राजमहल में चोरी हो जाती है। तभी सुबह मंत्री जी वहां खड़े होते हैं और बड़े गुस्से में होते हैं। चुन्नू मुन्नू मंत्री जी को सुबह सुबह देखकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मंत्री जी? तब मंत्री जी बताते हैं कि तुम दोनों के वजह से राजमहल में चोरी हो गई। तुम्हें यहाँ पहरेदारी करने के लिए बोला था और तुम दोनों सो गए। अब तुम्हें राजा जी दंड देंगे। उन दोनों को राजा के पास ले जाया जाता है। वो दोनों बड़ा घबरा जाते हैं। राजा उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए बोलते हैं और उन दोनों को मृत्यु दंड देने के लिए चुन्नू मुन्नू को शेर के सामने डालने के लिए बोला जाता है। अब ये भूखा शेर इन दोनों को खा जाएगा, ये सोचकर दोनों बड़ा घबरा जाते हैं। फिर वो राजा जी से वादा करते हैं, राजा जी, अब से हम कभी आलस नहीं करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। तो बच्चों, समझ में आया ना इस कहानी से क्या सीख मिली? कि कभी आलस नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। हमेशा आलस छोड़ देना चाहिए। समझ में आई कहानी? मजा आया ना? अब एक और कहानी की तरफ जाते हैं हम। तो अब आपको पूजा दीदी एक कहानी सुनाएंगे। चलो बच्चों। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है पूजा दीदी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी कहानी का नाम है सब्जियों का राजा। तो चलो शुरू करें। एक छोटे से शहर में प्रिया नाम की लड़की रहा करती थी। इस लड़की का नाम था प्रिया। इस छोटे से शहर में रहा करती थी। उसके आंगन में फल और सब्जी था। खाली समय मिलता प्रिया वहां पे खेलने के लिए जाती थी। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन सभी सब्जियों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम में से एक को राजा बनाया जाए। तो वहां पे एक सभा आयोजित हुई।
तो सबसे पहले वहां पे आया आम। आम ने बड़ी प्रसन्नता से सबको नमस्कार किया और बोला कि मुझे आपको यहाँ पे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई है, तो आप यहाँ पे एक एक करके आपका पक्ष रखिए। तो फिर सबसे पहले कि आप राजा क्यों बनना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले आया गाजर। गाजर बोला, मैं नारंगी रंग का होता हूँ, मुझ में प्राधान्य रूप से विटामिन ए होता है और मैं आंखों के लिए बहुत अच्छा होता हूँ और खरगोश भी मुझे खाना बहुत पसंद करते हैं और मैं स्वाद में मीठा होता हूँ। तो ये बात, गाजर की बात सुन के सभी ने ताली बजाई। फिर उसके बाद आया आलू। आलू बोला, मुझ में प्राधान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं और मैं शरीर को ऊर्जा देता हूँ और मुझे खाने से पेट बहुत देर तक भरा रहता है। तो आलू की ये सभी बात से सुनकर सभी बड़ी जोर से ताली बजाने लगे। फिर उसके बाद में आया पालक। पालक बोली, मैं हरे रंग की होती हूँ, मुझ में भी गाजर जैसा विटामिन ए होता है, पर मुझ में ओनली विटामिन ए नहीं, मुझ में आयरन और फाइबर भी होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी बातें सुनकर सभी ने फिर से बड़े जोरों से ताली बजाई। तो एक एक करके सभी सब्जियां सामने आई और अपना अपना पक्ष रखती गई। आम ये सारी बातें अपने डायरी में लिखता गया। फिर आम ने कुछ देर सोचने के लिए लिया और वो बोला कि ये सारी सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी सब्जियों में कुछ ना कुछ पोषण तत्व भी है। तो मैं ये फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि राजा किसको बनाया जाए, तो क्यों ना हम हमारी दोस्त प्रिया की मदद ले। तो प्रिया ये सारी बातें पेड़ के पीछे सुन रही थी। जैसे ही आम ने उसको आवाज दी, प्रिया सामने आई और बोली, मैं आपकी सभी की बातें सुन रही थी और मैंने सब सुन लिया है, आप सब लोगों ने क्या क्या बोला है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे नजर में एक व्यक्ति है, पर वो व्यक्ति राजा के लिए नहीं, वो व्यक्ति रानी के लिए है। तो सभी गौर से सुनने लगे कि किसका नाम लेने वाली है अब प्रिया। तो प्रिया ने बोला, वो व्यक्ति है मेरी माँ। मेरी माँ सब्जियों की रानी है, वो उससे पहले एक सबसे अच्छी इंसान भी है। वो हमारे सबके लिए व्यंजन पकाती है स्वादिष्ट और हर एक सब्जी इतने अच्छे से बनाती है कि हर एक सब्जी को लगे कि वही राजा है। तो ये सारी प्रिया की बात सुनकर सभी सब्जियां सहमत हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कि सारी सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी पोषण की जानकारी रखना ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो बच्चों, कैसे लगी आपको कहानी? अच्छी ना? तो चलो अब हम एक कविता सुनते हैं। उमा दीदी कहानी बताएंगी।
जादुई तोते की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में, एक छोटे से गांव में रघु रहता था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। और उसी गांव में एक पेड़ पर चिन्नू नाम का तोता रहता था। वह तोता बहुत ही किस्मत का धनी था और रामू का परिवार बहुत गरीब था। उसकी पत्नी रोज कहती कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो एक दिन तोता रामू के घर पर आया और वहां पर कुछ फल रखे थे। वह फल खाने लगा। जैसे ही वह फल खा रहा था, तोते को बहुत मजा आ रहा था। तो उधर से रामू की पत्नी सीता आई और उसको वहां से भगाने लगी कि यहाँ से जाओ, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो। तो तोता फल खाता और घर के एक कोने में छिप जाता। जैसे जैसे तोता फल खाता था और कोने में छिप जाता था, उसके घर में बहुत सारी तरक्कियां होने लगी, सुख समृद्धि आने लगी। एक दिन पत्नी सीता अपने पति से बोलने लगी कि अभी तो हमारे घर में बहुत सारी सुख समृद्धि आ रही है। पति ने भी बोला कि हाँ, अभी तो मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और उसका बेटा बोला कि हाँ पापा, अभी तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हो गए हैं और आप मुझे और खिलौने लाके दोगे। पापा ने बोला कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें और खिलौने जरूर ला कर दूंगा। इस तरीके से पत्नी बोलने लगी, मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियां आ रही है, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। तभी क्या होता है, रसोई घर से आवाज आती है, मुझे फल खाने में बहुत मजा आ रहा है, मुझे फल खाने में बहुत मजा आ रहा है। तभी उसकी पत्नी सीता वहां जाती है और तोते को भगा देती है। तो तोता वापस आता है। वह सोचती है कि आज तो मैं इस तोते को यहाँ से भगा ही दूंगी। तो वो क्या करती है कि कुछ फल पिंजरे में रख देती है। जब तोता आता है, पिंजरे में से फल खाता है, तो पिंजरा अचानक से बंद हो जाता है और वह उसे घर से दूर छोड़ के आती है। तभी धीरे धीरे बहुत दिनों तक उसके घर में जो पहले स्थिति थी वो हो जाती है। फिर से उसके घर में गरीबी निवास करने लगती है। तो तभी वह सोचता है कि आज फिर से मैं उसी घर में जाऊंगा। तोता फिर उसी घर में आता है और फल खाता है। सीता उसको फिर भगाती है कि तुम यहाँ से जाओ, पहले से ही इतनी परेशानियां हैं और तुम हमारे जो फल रखे रहते हैं उन्हें झूठा कर देते हो। तो तोता फिर एक कोने में छुप जाता है और अगले दिन आता है, फल खाता है, छुप जाता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब उसके घर में वापस ऐसे ही बरकत होने लगी जैसे पहले थी, एक दिन तोते को रात को भूख लगी तो वह उनके रसोई घर में आया और फल खाने लगा। और कुछ फल पिंजरे में रखे थे, तोता वहां पर फल खाने लगा। अब फल खाते खाते फिर से पिंजरा बंद हो गया। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ। अचानक से उसका पति रसोई घर में आता है और पिंजरे को लेकर बाहर दूर छोड़ के आता है। तो तोता रोते हुए क्या बोलता है कि अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि ये लोग बार बार मुझे बंद कर देते हैं और मैं इनके घर में अब कभी नहीं आऊंगा। उनके घर की स्थिति पहले जैसी हो जाती है और वह परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक से उसकी पत्नी सोचने लगती है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे घर में इतनी खुशियां आई और चली गई। कहीं ये चमत्कार जादुई तोते का तो नहीं, कहीं वो जादुई तोता तो नहीं है। तो
उसने सोचा कि आज मैं अगर घर में तोता आएगा तो उसको हमेशा अपने घर में रखूंगी। और अपने पति बच्चे के साथ बाहर खड़े रहते हैं, शाम तक उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन तोता नहीं आता। इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हर चीज की अहमियत करनी चाहिए। हमें उस चीज की अहमियत का तब पता चलता है जब वो चीज हमारे से दूर चली जाती है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मीठू तोते की प्यारी प्यारी कविता सुनेंगे, तो चलो गाओ मेरे साथ। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ। चोंच लाल है बड़ी नुकीली, आँखें हैं मेरी चमकीली। चोंच लाल है बड़ी नुकीली, आँखें हैं मेरी चमकीली। चाल है मेरी बड़ी निराली, सबके मन को भाता हूँ। चाल है मेरी बड़ी निराली, सबके मन को भाता हूँ। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ। धन्यवाद बच्चों। अब आपको दूसरी दीदी कहानी बताएंगे। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कहानी की दुनिया में एक कौवे की कहानी सुनाने आई हूँ। तो आइए मेरे साथ। एक दिन एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। पर वो कौवा बहुत दुखी था, उदास था। वो अपने काले रंग की वजह से उदास था और वो रो रहा था। तब उतने में उस जंगल से कौन गुजर रहा था? साधु महाराज। जब वो साधु महाराज वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस कौवे को रोते हुए देखा। तो कौवे से पूछा, क्या हुआ कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तब कौवे ने बताया, ये मेरा काला रंग मुझे ऐसी भी कोई जिंदगी है? जहाँ भी जाता हूँ काँव काँव करता हूँ और सारे लोग मुझे उड़ा देते हैं, जूठा खाना देते हैं, श्राद्ध में काम आता हूँ, कोई हमें पालता नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है? तब साधु महाराज ने उससे पूछा, तो बताओ क्या बनना चाहते हो तुम? तब कौवे ने कहा, मैं हंस बनना चाहता हूँ। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाके हंस से मिलके तो आओ। तब कौवा फिर उड़ता उड़ता कहाँ गया? हंस के पास। फिर जाके बोला, हंस भाई, क्या मस्त रहते हो आप, भगवान ने आपको कितना मस्त बनाया है। फिर हंस ने कहा, किसने कहा? तब कौवे ने कहा, हंस ने बोला कि ये मेरा सफेद रंग मौत के बाद का रंग होता है, ये भी कोई जिंदगी है। तब फिर दोनों हंस और कौवा वापस उड़ते उड़ते जंगल में साधु महाराज के पास गए। फिर साधु महाराज से पूछा, साधु महाराज ने कौवे से पूछा, तो बताओ अब क्या बनना पसंद करोगे तुम? तब कौवे ने कहा, अब मैं तोता बनना चाहता हूँ। तो साधु महाराज ने उनसे कहा, ठीक है, बना दूंगा तुम्हें तोता, पर पहले जाके तोते से मिलके तो आओ। तो फिर वो दोनों उड़ते उड़ते तोते के पास जा रहे थे। वहां पे उन्होंने पेड़ के 4 चक्कर लगाए, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि तोता भी हरे रंग का था, तो तब जाके उन्हें तोता मिला। फिर कौवे ने बोला, तोता भाई क्या मस्त बनाया है भगवान ने आपको, आप तो कितने मस्त रहते हैं। तब तोते ने कहा, किसने कहा? ये मेरा हरा रंग आपने देखा, आपको पेड़ के 4 चक्कर लगाने पड़े तब जाके मैं आपको मिला, तो ये भी कोई जिंदगी है। तब वो वापस तीनों उड़ते उड़ते गए साधु महाराज के पास। फिर साधु महाराज ने फिर से कौवे से पूछा, बताओ अब क्या बनना पसंद करोगे तुम? तब कौवे ने बोला, मैं मोर बनना पसंद करता हूँ। तो साधु महाराज ने बोला, ठीक है, बना दूंगा मैं तुम्हें मोर, पर पहले जाके मोर से मिलके आओ। तब फिर कौवा, हंस और तोता तीनों उड़ते उड़ते गए मोर के पास
और मोर के पास जाके उन्होंने बोला, मोर भाई क्या मस्त बनाया है भगवान ने आपको, आप तो कितने मस्त रहते हो। फिर मोर ने कहा, किसने कहा, ये आवाज सुनो। ये किसकी आवाज है, कौवे ने पूछा। तो फिर मोर ने कहा, शिकारी, ये मुझे मार के मेरे पंख बेच देगा, तो ये भी कोई जिंदगी है। तो फिर कौवे ने सोचा, तो फिर कौन खुश नसीब है। फिर मोर ने कहा, तुम, क्योंकि तुम्हें ना किसी से जान का खतरा है, ना तुम्हें किसी से डर है, तो तुम कितने खुश नसीब हो। तो इसी से सब समझ गए और सबको समझ में आ गया कि हम जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है, हमें अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हर एक रचना सर्वोत्तम बनाई है, तो किसी से हमारी तुलना नहीं करनी चाहिए। फिर कौवे ने खुश होके गाना गाया, काला काला मेरा रंग, कोयले जैसा मेरा रंग, पक्षियों में सबसे चतुर, खाने के लिए सदा आतुर, जो भी मिले खा लूं, जो भी मिले प्यार से खाऊं, शहर की गंदगी दूर भगाऊं। फिर कौवा खुश होके गाते गाते उड़ गया। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, हम जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानना चाहिए। धन्यवाद। तो आइए अब छाया दीदी आपको एक योग करके दिखाएंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने कितनी सारी कहानियां सुनी और कितनी सारी सीख ली। तो वादा करो बच्चों, इन सभी सीखों को अपने जीवन में अपनाओगे। अब मैं आपको कुछ कसरत करके दिखाती हूँ और आपको भी कसरत करना है, क्योंकि कसरत करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह सबसे पहले हमें अपने हाथों को सीधे रखना है और कलाई को इस तरह घुमाते जाना है। हाँ बच्चों, क्योंकि कसरत करना बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। इससे हमारा शरीर लचीला होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इस तरह हाथों को सीधे रखना है और कलाई को घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। अब अपने हाथों को कंधों पर रखना है और इस तरह अपने कंधों की कसरत करनी है। इस तरह घुमाना है अपने कंधों को। हाँ बच्चों, इस तरह हमारे कंधों की कसरत होती है। अब हम गर्दन की कसरत करेंगे। तो आओ चलो अब हम गर्दन की कसरत करते हैं। सबसे पहले अपनी गर्दन को बाएं दिशा में घुमाना है, इस तरह। फिर से बीच में लाना है और दाएं तरफ घुमाना है। फिर से बीच में लाना है, बाएं दिशा में घुमाना है। इस तरह इसको बार बार दोहराना है। इस तरह हमारी गर्दन की कसरत होती है प्यारे बच्चों। बाएं दाएं, बाएं दाएं। अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब सभी दिशाओं में घुमाएंगे, पर ध्यान रखना बच्चों, धीरे धीरे घुमाना है आपको अपनी गर्दन। इस तरह सभी तरफ हम अपनी गर्दन को घुमाते हुए कसरत करेंगे। तो वादा करो बच्चों, इन्हीं सभी कसरत को आप अपने घर पर दोहराएंगे और जो आज आपको सीख मिली उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।